हाँ भाई बच्चों सभी को राम राम भाई। आप देखो, इस क्लास में हम क्या शुरू करने वाले हैं वो आप समझ जाओगे वैसे तो, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सीएसएस के सेलेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसी को आगे करेंगे बेसिकली। तो सीएसएस के सेलेक्टर के बारे में क्या पढ़ा था, हमने बात करी थी कि सीएसएस में कौन कौन से सेलेक्टर होते हैं। तो सीएसएस सेलेक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने सिंपल सेलेक्टर के बारे में बात करी थी। और सिंपल सेलेक्टर जो है, फर्स्ट कैटेगरी थी इसमें हमारे पास सिंपल सेलेक्टर की। और उसमें हमने बात करी थी कि हमारे पास एक होता है एलिमेंट सेलेक्टर, जिसको हम टैग्स के नाम से एक्सेस करते हैं, यानी एलिमेंट के नाम से एक्सेस करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है क्लास सेलेक्टर, और क्लास सेलेक्टर जो होता है उसको हम डॉट के थ्रू यूज करते हैं। और आईडी सेलेक्टर होता है तीसरा, उसको हम हैश के थ्रू यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो हमने लास्ट क्लास में इनके बारे में समझा भी था, एलिमेंट, क्लास और आईडी सेलेक्टर। एलिमेंट का काम होता है कि जब हम एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं तो कोई स्पेसिफिक टैग जो होता है उस टैग पे वो अप्लाई कर दिया जाता है। वो टैग जितनी भी बार यूज हो रहा हो हर बार वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे H1 और H2 दो तरह के टैग हैं। अगर मुझको सारे H1 का, H2 का नहीं, सारे H1 का कलर रेड करना, तो मैं एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करूंगा। भाई मुझको ऑल H1 जो है वो रेड करने हैं, तो ऑल H1 रेड करने हैं तो हम एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्लास सेलेक्टर क्या होता था, वो टैग से इंडिपेंडेंट होता था। किसी भी टैग का हो, किसी भी एलिमेंट का हो, लेकिन जिसके साथ क्लास लगी हुई है पर्टिकुलर, ठीक है, वो हमारे पास उसको कर देता था। जैसे मान लिया मैं कहता हूं कि जिसकी क्लास ग्रीन है या जीआर है, वो एलिमेंट सेलेक्ट करने, तो ये क्लास सेलेक्टर क्या करता था कि सेलेक्ट करता था ऑल एलिमेंट्स विद क्लास, ठीक है, या स्पेसिफिक क्लास, जो भी स्पेसिफिक क्लास के थे उसको। और ये स्पेसिफिक आईडी को ये सिंगल को करता था। ठीक है, स्पेसिफिक आईडी जो है वो सिंगल की होगी, एक पर्टिकुलर की होगी। तो सेलेक्ट ए स्पेसिफिक एलिमेंट विद स्पेसिफिक आईडी, ठीक है, आईडी के थ्रू। तो अब यहाँ पर अगर मान लिया मैं कहूं कि सारे के सारे जितने भी हैं हमारे पास, H1 हो या H2 हो, सारे के सब का कलर मुझको चेंज करना, ठीक है, H1 हो या H2 हो, सभी का कलर चेंज करना है, तो आप फोंट टैग लगा दो ऊपर से नीचे तक तो हो जाएगा, फोंट में कलर कर दो। लेकिन हमें CSS के थ्रू करना, सेलेक्टर क्या यूज करेंगे भाई, यहाँ पर तो एक H1 है एक H2 है, तो हमको H1 और H2 का अलग अलग करना पड़ता था। आप एक चीज और समझो, यहाँ पर मेरे पास इस बार ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पे H1 H2 तो है ही, साथ में मैं यहाँ पर टैग लगा देता हूँ H3। ठीक है, ये हमारे पास H3 के हो गए, और ये हमारे पास H4 का हो गया, H4 का। अब मुझको देखो, यहाँ पे मैंने H1 का कलर रेड किया हुआ, H2 का कलर ब्लू किया हुआ, इनके कलर कुछ नहीं किए, तो वो कलर हमारे पास जो है बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, ब्लैक हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई अब मुझको क्या करना है, अब मुझको इन सब का कलर जो है ब्लैक कलर करना, या सबका कलर रेड कलर करना। तो क्या करेंगे, सबका कलर रेड कलर करने पे अगर हम यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर लगाएंगे, तो मुझको बार बार लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी रेड, H2 पे भी, H3 पे भी रेड करना पड़ेगा, H4 पे भी रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझको इस तरह से करना पड़ेगा। अब ये चीज हमको बार बार करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मेरे पास पेज में इस तरह से 50 टैग यूज हो रहे हो, मुझको सबके कलर करने, तो फिर फायदा ही क्या हुआ, इससे तो अच्छा फॉन्ट ही यूज कर लो, CSS का क्या यूज।
तो CSS ने इसका भी एक सॉल्यूशन निकाला कि आपके पेज पे जितने भी टैग हैं उन सब पे अगर अप्लाई करना तो आप स्टार लगा दो। यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार लगा दो। तो स्टार जो है यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। स्टार हमारे पास कैसा सेलेक्टर है, यूनिवर्सल, ये सारे टैग को सेलेक्ट कर लेता है। तो देखो सारे टैग रेड हो गए, सारे टैग ब्लू करने तो यहाँ पे ब्लू लिख दो, और यहाँ पे ब्लू कर देंगे तो सारे टैग ब्लू हो गए आपके। ठीक है, तो ये भी सिंपल सेलेक्टर में ही आता है हमारे पास। एक टाइप हो गया सिंपल के अंदर ही स्टार। स्टार मतलब एक यूनिवर्सल सेलेक्टर। ठीक है, तो ये क्या करता है, सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें टैग से मतलब नहीं है कि इस टैग को ही सेलेक्ट करेगा, ये सारे के सारे को कर लेगा। ठीक है, अब ये तो फोर्थ कंडीशन होगी हमारे पास सिंपल सेलेक्टर में। फिफ्थ कंडीशन ये है हमारे पास कि भाई मेरे पास यहाँ पे H1 H2 H3 H4 ये 4 टैग हैं, लेकिन मुझको H1 और H3 जो हैं ये वाले टैग H1 और H3 ये रेड कलर में करने, और H2 और H4 जो हैं ये ब्लू कलर में करने। ठीक है, तो दो को रेड में और दो को ब्लू में करना, तो फिर वही सिचुएशन बन गई भी, सारे तो स्टार से हो जाएंगे। एक स्पेसिफिक करने के लिए हम एलिमेंट सेलेक्टर यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमको दो दो को करना, तीन तीन को करना, तो कैसे करेंगे। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे कि H1 के साथ कोमा लगा के H3 कर दो, H1 कोमा H3। तो मल्टीपल टैग्स पे, मल्टीपल एलिमेंट्स पे अगर सेम प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी तो कोमा लगा के उन टैग्स के नाम लिख देंगे या एलिमेंट्स के नाम लिख देंगे। ये हमें रेड करना है, ये हमारे पास ब्लू होंगे। तो तरीका हमारे पास क्या हो गया है, तरीका हमारे पास ये हो गया कि जितने भी एलिमेंट हमें लिखने, एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 एंड सो ऑन, जो भी एलिमेंट लिखना, कर्ली ब्रेसेस प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे और कोलन लगा के प्रॉपर्टी की वैल्यू देंगे। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे यूज कर देंगे। तो अब आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे हम तो ये रेड हो गए। ठीक है, H1 और H3 वाले। ठीक है, H3 वाला ये है, H4 और H2 वाले जो है हमारे पास ब्लू कलर में हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सिंपल सेलेक्टर का ही यूज करके हमने किया। अब हमारे पास एक कंडीशन और है कि हम इस H2 पर, यहाँ पर जो H2 है इसकी एक क्लास दे देते हैं, क्लास का नाम कर दिया GR। ठीक है, और एक क्लास हमने यहाँ पे GR ही कर दी है H3 पर भी। ठीक है, इन दोनों की क्लास सेम है, लेकिन मुझको ग्रीन कलर केवल H3 वाली क्लास का करना, और H3 भी मान लिया मेरे पास मल्टीपल H3 है, मल्टीपल H3 है, एक H3 मेरे पास और है यहाँ पे। इस वाले H3 को तो मुझको रेड में ही रखना है, लेकिन इस वाले H3 को मुझको क्या करना है, ग्रीन कलर में करना है। लेकिन इस वाले H2 को नहीं करना, उसको ऐसे ही रहने देना, लेकिन क्लास इसकी भी ग्रीन है। इस पे बाद में हम कुछ और लगाएंगे यहाँ पर। या आप ये समझ लो कि मुझको इस वाले को ग्रीन कलर में करना, इसको नहीं करना। तो अगर आप को बताया था एक क्लास सेलेक्टर की डॉट GR लगा के कर दो, और यहाँ पे अगर आप कलर ग्रीन कर दोगे तो ग्रीन कलर में बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, दोनों हो जाएंगे। ये भी ग्रीन हो गया H2 भी, और ये भी ग्रीन हो गया H3 भी। लेकिन मुझको ये H2 नहीं करना, मुझको तो H3 करना है। और ये वाला H3 तो चलो रेड ही है, लेकिन इस वाले को नहीं करना। तो हमें क्या करना कि जो H3 का क्लास है GR उसको करना। तो यहाँ पे पहले हम एलिमेंट का नाम डॉट क्लास का नाम ऐसे कर देंगे।
ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की क्लास को ही ग्रीन किया है, इसको नहीं किया। ठीक है, तो केवल ये ही ग्रीन हुई है। तो हमारे पास छठा टाइप इस तरह से भी है सिंपल सेलेक्टर में ही, कि आप एलिमेंट का नाम लिखेंगे और डॉट लगाएंगे, उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे और फिर कर्ली ब्रेसेस में आप प्रॉपर्टी का नाम देंगे, कोलन प्रॉपर्टी की वैल्यू देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जो क्लास बनी होगी, इस एलिमेंट के अंदर की क्लास को ही ये सेलेक्ट करेगा। यानी जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि h1 डॉट gr, ठीक है, और कलर कर दिया हमने रेड, तो इसका मतलब है सेलेक्ट ओनली h1 एलिमेंट, ठीक है, विद क्लास gr, ठीक है, क्लास gr है जिसकी, वो वाला h1 एलिमेंट इसने सेलेक्ट किया है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है सिंपल सेलेक्टर यूज होते हैं। सिंपल सेलेक्टर के बाद हमारे पास कुछ और सेलेक्टर्स भी हैं, जैसे हमारे पास कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, सूडो क्लास सेलेक्टर, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, वो भी सेलेक्टर हमारे पास होते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक लेवल पे बात करें तो बेसिक लेवल पे हम इन सेलेक्टर्स की हेल्प से कर सकते हैं चीजें। देखो, जब हम बात करते हैं CSS की, तो CSS में जो है बेटा, हमारे पास सबसे पहले ये हमें समझना कि हमने बेसिक CSS में प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं वो हमने सीखा। CSS के को HTML में कैसे यूज करते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो सीखा। और हमने इसके सेलेक्टर सीखे हैं कि क्या होते हैं सेलेक्टर एक्चुअली। ठीक है, CSS की शुरुआत आपको बताया था मैंने कि कैसे की गई, कि बहुत सारे हमारे पास जब बड़े वेब पेज बनते थे तो उसमें हमारे पास प्रॉपर्टी लगाने में, डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। तो CSS का कॉन्सेप्ट तो 1994 में आ गया था, सबसे पहले 1994 में। इसका जो CSS का कॉन्सेप्ट दिया था उनका नाम था हैकॉन। ठीक है, हैकॉन और वियम, हैकोम व्याम ली नाम था उनका। ठीक है, और बेसिकली हैकोम व्याम ली को ही फादर ऑफ CSS भी बोला जाता है, फादर ऑफ CSS। ठीक है, तो इन्होंने 1994 में प्रेजेंट किया था, प्रेजेंट द आइडिया ऑफ CSS का आइडिया इन्होंने प्रेजेंट किया था टिम बर्नर्स-ली W3C के सामने। और 1996 में CSS का फर्स्ट वर्जन जो है वो इन्वेंट किया गया, फर्स्ट वर्जन ऑफ CSS। ठीक है, तो ये इन्वेंट किया गया 1996 में। उसके बाद 1998 में जो है CSS 2 रिलीज करी गई। और 1992 में जब हमने CSS रिलीज की, इसके बाद जो है हमारे पास 2011 में CSS का 2.1 वाला वर्जन भी रिलीज हुआ। ठीक है, CSS का जो थ्री है, एक CSS 3, ये 1998 से इस पे भी बातें चल रही थी, एक नया लेवल बनाने के लिए CSS का। इसमें बेसिकली क्या है कि हमारे पास मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा था कि मॉड्यूल बनाए जाए, CSS के मॉड्यूल में काम करे। ये भी जैसे वो होते हैं ना फंक्शंस, हम बाकी प्रोग्रामिंग में करे जाते हैं, तो इसमें भी नए नए मॉड्यूल ऐड करे जा रहे हैं CSS 2 की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए। और एक CSS 4 में कुछ एडवांस लेवल के मॉड्यूल बनाए जा रहे हैं। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे जैसे आपने टेस्ट में भी देखा होगा, आपके टेस्ट में भी आया फादर ऑफ CSS कौन है, तो हैकॉन व्यामली है। पहला वर्जन CSS का 1996 में आया। CSS 2.1 है, इसका मतलब क्या है, इसको फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट तो होता ही है
हमारे पास CSS का वर्जन, ठीक है, CSS की फुल फॉर्म। ये 2.1 या 2, 3, 4 इनका मतलब क्या है? तो इनका मतलब है बेटा, जो है हमारे पास, जैसे हमने 2 लिखा तो इसका मतलब है CSS लेवल 2, और 2.1 का मतलब होता है CSS लेवल 2 रिवीजन 1, ठीक है। तो यहाँ पर रिवीजन हो जाता है इसका, उसी को रिवाइज करके रखा है, तो रिवीजन 1। अभी हम CSS3 के भी कुछ चीजें यूज करते हैं, जैसे बॉक्स शैडो लगानी, ओपेसिटी लगानी, राउंडेड कॉर्नर करने। तो ये जो है CSS3 के फीचर्स हैं हमारे पास, मॉड्यूल वगैरह बना के। CSS4 पे काम चल रहा है अभी, ठीक है। तो बेसिकली CSS के जो सेलेक्टर्स हैं इनके बारे में हम डिटेल में और पढ़ेंगे आगे। तो पहले चीजें हमने HTML में भी कुछ स्किप की थी, वो इसलिए कि हम जैसे CSS पढ़ लें तो CSS को अप्लाई कर लें उन पे, तो वो बेटर तरीके से हमें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो जो सेलेक्टर्स हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। पहले हमें पढ़ना है कि भाई, जैसे हम HTML में फॉर्म बना रहे थे, तो फॉर्म के और कुछ डिजाइन देखेंगे अभी हम, ठीक है। फ्रेम कैसे बनता है, फ्रेम पे कैसे CSS लगती है, फ्रेम सेट कैसे बनते हैं, आई फ्रेम कैसे बनता है, आपके डिव, स्पैन और इमेज पे एरिया बनाना, मैप बनाने, वो कैसे क्रिएट होते हैं, तो उनके बारे में सीख लेते हैं पहले। फिर हम बाकी के सेलेक्टर्स के बारे में आएंगे, प्रॉपर्टी को और अच्छे से सीखने के लिए, कि जब हमारे पास ज्यादा प्रॉपर्टी होंगी सीखने की, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है सेलेक्टर भी यूज करेंगे। तो पहले हम अब यहाँ पर यही बात करते हैं, जैसे हमारे पास HTML का फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। तो HTML का फॉर्म ले लेते हैं और उसमें बात करते हैं किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। हमने पहले एक फॉर्म बनाया था, उसी को फॉर्म को हम ले लेते हैं यहाँ पर। ये है हमारे पास HTML का फॉर्म, ठीक है। एक ये था, एक ये था। चलो इनमें से हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर ये HTML का फॉर्म हमने इसमें डाल दिया, ठीक है बेटा। और ये हमारे पास है फॉर्म, टेबल वाला जो था वो कहाँ, ये रहा, ठीक है। टेबल में हम एक यूजर आईडी ले लेते हैं, एक पासवर्ड ले लेते हैं, ये दो चीजें हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी। इसको पहले सेव कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम मान लिया 1581.html के नाम से हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास जो है HTML फॉर्म बन गया है, और इसको हमने यहाँ पर बॉडी को बंद कर दिया, HTML को भी बंद कर देते हैं, और यहाँ पर हम इसको टेबल को भी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम 15.1 के नाम से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एक इसमें हम वो भी बना लेते हैं, बेसिकली सबमिट बटन, ठीक है। लास्ट में सबमिट बटन भी ले लेते हैं, ये सबमिट और रीसेट के बटन है। आपके पास ये बॉर्डर है, बॉर्डर को 1 कर देते हैं, और ये हमारे पास ये बन गया। इसमें से बाकी चीजें हमने देख ली थी, साइज, रिक्वायर्ड, प्लेस होल्डर, इनको अभी हटा देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इस ये हमारे पास फॉर्म बन गया। देखो फॉर्म को अगर हमें सेंटर में करना है, तो हम यहाँ पे अलाइन इक्वल टू सेंटर, टेबल को ही कर देते हैं हम, टेबल का अलाइनमेंट सेंटर में कर देते हैं, जिससे ये हमारे पास सेंटर में आ गया। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, तो BR यहाँ पे यूज कर लेंगे, हमने यहाँ पे BR यूज कर लिया, तो थोड़ा सा ये नीचे आ गया इस तरह से। अब देखो ये जो हमारे पास बना हुआ है फॉर्म, इसमें बाउंड्री है टेबल की वजह से, और हर सेल पे बाउंड्री आ रही। मुझको हर सेल पे बाउंड्री नहीं चाहिए, केवल
आउटसाइड की बाउंड्री चाहिए। तो क्या करते हैं हम आउटसाइड की बाउंड्री के लिए? फ्रेम का यूज कर लेते हैं कि फ्रेम जो है वो हमें बॉक्स टाइप का बनाना है। ठीक है, फ्रेम हमारे पास क्या होगा? बॉक्स टाइप का होगा। बॉर्डर को हमें हटा देना है, बॉर्डर हमने यहाँ पे 0 कर दिया, तो हमारे पास क्या हो गया? आउटसाइड का हो गया इस तरह से। लेकिन मुझको ये बताना, ये फॉर्म बेसिकली है किस चीज का? ये फॉर्म है किस चीज का? तो बेसिकली क्या होगा, अगर मुझको अभी मैंने सेंटर में किया हुआ टेबल पे लगाया, फॉर्म तो यहाँ से शुरू है। अगर आप जो है बेसिकली यहाँ पर एक टैग यूज करते हैं फील्ड सेट, ठीक है, तो फील्ड सेट अगर आप टैग यूज करेंगे, यहाँ पे एक फील्ड सेट हमने यूज किया और यहाँ पर इसको बंद कर दिया है। ठीक है, फॉर्म को भी बंद कर देते हैं बाद में, ये है। ठीक है, तो देखो फील्ड सेट जब यूज करेंगे, यहाँ से हम ये फ्रेम बॉर्डर ये हटा देते हैं, इनकी अब हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये टेबल के बाहर कर लेते हैं, फॉर्म के जस्ट अंदर इस टेबल को पूरे को इसमें ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर फील्ड सेट को बंद भी करना है यहाँ से, और हमने जैसे ये फील्ड सेट लिया तो इस तरह से कवर हो गया यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्म। ठीक है, टेबल को हमने कवर कर दिया, अब हमें बॉर्डर करने की जरूरत नहीं आउटसाइड। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा देखो ये होगा, अगर हम यहाँ पे लीजेंड नाम का एक टैग यूज करते हैं, उसमें कर दिया हमने कि ये लॉगिन फॉर्म है, तो हम फॉर्म का जो है नाम डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्म किस लिए यूज किया जा रहा वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे जो बाउंड्री लाइन है उस पे ये लिखा आ जाएगा लॉगिन फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से बन जाता है। हम लिजेंड में स्टाइल हमने सीख लिया, स्टाइल लगा के कलर से हम कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने रेड कर दिया, लिजेंड हमारे पास बना है, ये रेड कलर का हमारे पास बन गया है यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये हमारे पास इस तरीके से फॉर्म का फील्ड सेट क्या है हमारे पास? एक ये बता रहा है कि ये जितने भी फॉर्म के फील्ड होंगे उनका कलेक्शन है, सेट है। ठीक है, और उस फील्ड सेट के बाद जो है हमने यहाँ पे लॉगिन फॉर्म लिखा दिया लिजेंड के अंदर। अब देखो आपको एक चीज और सिखाई थी मैंने कि आप जो है बेटा, अगर आपको स्टेट वगैरह लिखने, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, जैसे हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे पास बनती है किस चीज से? बनती है सेलेक्ट से, कि आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, और सेलेक्ट के अंदर जो है हमने यहाँ पे ऑप्शन लिखने होते हैं। ठीक है, और ऑप्शन में आप अपने स्टेट के नाम लिख देते हैं जो भी हैं, तो मल्टीपल में से एक हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास काफी मल्टीपल होते हैं, काफी ज्यादा। ठीक है, 2-3 होते हैं तो रेडियो बटन भी कर लेंगे, लेकिन अगर ज्यादा है तो रेडियो बटन बहुत ज्यादा जगह घेरेगी, तो हम उसके लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट, जैसे हमने कर लिया दिल्ली, यहाँ पे हमने कर लिया हरियाणा, यहाँ पे हमने कर लिया यूपी, और हमने यहाँ पे लिख लिया राजस्थान। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई इसमें। देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होता है, जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें, तो आपके पास जितने भी ऑप्शन होंगे सारे शो होंगे। ठीक है, उनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप जो है बेटा अपने जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होता है, टेक्स्ट बॉक्स को भी एज ए लिस्ट यूज कर सकते हैं, एज ए डेटा लिस्ट यूज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे उसको हम यहाँ पे समझेंगे अब। जैसे हमारे पास यहाँ पे टी आर हमने लगा दिया, स्टेट ही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, लेकिन ये लिस्ट से लिखना है। ठीक है, तो लिस्ट से लिखने के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट ना यूज करके सबसे पहले हम यहाँ पे इनपुट यूज करेंगे। इनपुट टाइप होता है हमारे पास, तो अभी हम इनपुट टाइप नहीं लिखेंगे, इनपुट में लिस्ट बनाएंगे। तो इनपुट लिस्ट में एक नाम लिख दिया हमने, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे नाम लिखा कि आपको जो है स्टेट ही लिख दिया, यहाँ पे स्टेट हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जो सेलेक्ट है, सेलेक्ट की जगह एक डेटा लिस्ट नाम का टैग यूज करेंगे।
और डेटा लिस्ट की एक आईडी देंगे, और आईडी इसकी वही होनी चाहिए जो इनपुट की आईडी है, केस सेंसिटिव इसी तरह से। तो यहां से क्या होगा, जो डेटा लिस्ट में वैल्यू है वो आपकी इस इनपुट में चली जाएंगी, इनपुट बॉक्स में चली जाएंगी। कैसे जाएंगी, अब देखो यहाँ पे इसमें और उसमें क्या फर्क है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में और डेटा लिस्ट में। देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट दिल्ली वगैरह स्टेट आपकी दिख रही है, ठीक है, इस तरीके से बनी है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स की तरह है, लेकिन इसमें यहाँ पर देखो साइन बन रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, यहाँ भी इनमें से आपने यूपी सेलेक्ट कर लिया तो सेलेक्ट हो गया वो। कर्सर है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं बाद में, ठीक है। लेकिन जब इस पे क्लिक कर रहे बाकी नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे जब है हमारे पास तो बाकी नहीं, जब भी इसमें कुछ होगा तो बाकी नहीं दिखेंगे, आपने बिल्कुल खाली कर दिया, बाकी राजस्थान दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें केवल राजस्थान ही दिखेगा लिस्ट में, और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास सारे दिखेंगे, और ये नॉन एडिटेबल होता है, ये एडिटेबल होता है। तो प्री डिफाइंड लिस्ट है हमारे पास, उनमें से आपको कुछ चीजें सेलेक्ट करनी होती हैं, तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। फॉर्म में हमने क्या बनाया है, डेटा लिस्ट बनाई है, तो इस तरह से फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो फॉर्म में हमने सीखा यहाँ लीजेंड, फील्ड लिस्ट और डेटा लिस्ट का किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। हमने जो है सेलेक्टर्स के बारे में बात करी थी, जो हमारे पास सिंपल सेलेक्टर्स हैं। बाकी हम आगे चीजें पढ़ेंगे, जैसे फेविकोन क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, डिव, स्पैन, इनलाइन एलिमेंट, ये सब क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, तो उनको आगे अब समझते हैं। पहले इन चीजों को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है।